हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियोज आपके लिए हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले चीज़ें सह अभिलंब बिंदु, मतलब अभिलंब अपन ने देख लिया है, उसके एक पार्ट होता है कि सह अभिलंब बिंदु क्या होते हैं, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो वो अपन आज की टॉपिक में देखेंगे। तो क्या तैयार हैं आप? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले सह अभिलंब बिंदु क्या होते हैं देखो। यदि बिंदु P से तीन अभिलंब PA, PB, PC परवलय पर बनाए जाते हैं तो ABC को सह अभिलंब बिंदु। कि अगर ऐसा परवलय है, मान लो इस पे अगर इस बिंदु किसी P बिंदु से तीन अभिलंब बनाए जाए, एक ये अभिलंब, थोड़ा अच्छा करते हैं, P से एक अभिलंब ये है, एक अभिलंब मान लो ऐसा है और एक अभिलंब मान लो ऐसा है। अगर इस बिंदु P से इस परवलय पे तीन अभिलंब आए, बिंदु P से परवलय पे तीन अभिलंब बनाए जा सकते हैं, तो ये जो बिंदु आते हैं इनके PA, B और C, ये जो बिंदु ABC होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? सह अभिलंब बिंदु। क्या ये बिंदु जो ABC होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं बच्चे? सह अभिलंब बिंदु। एक बिंदु है, उससे अगर तीन अभिलंब PA, PB, PC परवलय पर बनाए जाते हैं तो ABC को सह अभिलंब बिंदु कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अब इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स जो अपन को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं बात कौन से परवलय की? y² = 4x। और इसके अभिलंब की बात करेंगे, इसके अभिलंब की बात करेंगे। तो देखिए बच्चे, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं T1, T2 और T3। अपने को इन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। T1, T2, भाई सह अभिलंब बिंदुओं की बात कर रहे हैं तो उन बिंदुओं के बारे में तो अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए ही होगा। तो इसको T1, T2, T3 ले लिया। अब ये क्या है? बिंदु P से अभिलंब है, तो इसको भी H के मान लेते हैं, मान लो कोई बिंदु, ठीक है। तो अब अपन इस परवलय का अभिलंब लिखते हैं। तो इसका अभिलंब तो अपन ये जानते हैं, y = mx - 2am - am³। पर अभी देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें T1, T2, T3 की बात होनी है। भाई इन बिंदुओं की इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब T1, T2, T3 चाहिए होगा। तो इसलिए, और इसके साथ साथ अपन ये भी जानते हैं कि m का वैल्यू -t होता है। तो इसको मैं ले आता हूं बच्चे, इसको मैं ले आता हूं किसके फॉर्म में? y = -tx, m की जगह -t डाल दो, +2at + at³। ठीक है, ये t के टर्म्स में आ गया, t के टर्म्स में ये आ चुका है। अब जो ये अभिलंब है बच्चे, ये जो अभिलंब है वो कहां से खींचा जा रहा है? HK से। तो HK इसको संतुष्ट कराएगा, तो k = -hx + 2at + at³। ठीक है ये बच्चे। अब इसको थोड़ा अपन अच्छे लिख देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया, TH आएगा, TH, x की जगह h रखना है, y की जगह k रखना है। आगे इसको थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो देखो at³ + 2a - h × t - k = 0। तो यहां पे आ गया है बच्चे। अब ये है t में एक 3 घात का समीकरण। देखो t में ये 3 घात का समीकरण है, तो यहां से कितने मान आएंगे? हाँ ध्यान से, अपन ये अभिलंब लिखा, इस अभिलंब को इस बिंदु से गुजारा तो t के यहां से 3 मान आने, 3 घात का समीकरण है तो 3 मान आएंगे, 3 मान आएंगे। इसका मतलब ये t के 3 मान कौन से होंगे? T1, T2, T3। तो मतलब इस समीकरण के मूल क्या आएंगे? T1, T2, T3। बस बच्चे, ये अगर आपको पता है तो आगे सब हो जाएगा। अभिलंब लिखना है, उसको उस बिंदु से संतुष्ट कराना है, m या t में 3 घात का समीकरण बनेगा। देखो t में 3 घात का समीकरण बन रहा है, तो यहां से मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो मुझे बताओ T1 + T2 + T3 ये कितना आएगा? T1 + T2 + T3, इस समीकरण के मूलों का योग। अच्छा, अरे क्यूबिक समीकरण जानते हैं ना बच्चे। अगर मैं इसके बोलूं तुम्हें, अगर इस समीकरण का बोलूं बात, इस समीकरण के अगर मान लो 3 मूल हैं, अल्फा, बीटा, गामा, तो बताओ अल्फा + बीटा + गामा कितना आता है? यस, -b/a। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, ये कितना आता है बच्चे? c/a।
और अल्फा बीटा गामा कितना आता है डी बाई ए, ये आते हैं ये तीन। तो तीन समीकरण ये अपने को पता है। तो अब यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आएगा, देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट भाई ये तो आता है माइनस बी भाई, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन ये, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ जीरो है इसलिए ये जीरो है। और इसके बाद में अगर दो दो का बोले T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। कितना हुआ आएगा, कितना इसका 2AH बाई के, ये आएगा, ये माइनस ये प्लस फिर से लास्ट वाला माइनस T1 T2 T3 कितना आ गया, T1 T2 T3 कितना आ गया बच्चे, T1 T2 T3 कितना आ जाएगा, ये माइनस का तो के भाई, तो ये T1 T2 T3 के भाई, ठीक है। तो ये अपने को बातें यहां से ही मिल जाती है, ये जो तीन घात का समीकरण मिलेगा यहां से मिल जाती है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी एक बहुत ही फेमस चीज हो जाती है इसमें, देखो इन तीनों पॉइंट्स के T1 T2 T3 का सम कितना हो जाता है जीरो। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो कई बार यूज होता है कि अगर तीन बिंदु सहअभिलंब बिंदु है तो उसके T1 प्लस T2 प्लस T3 का मान कितना होता है, जीरो होता है। और जैसे ही मैं इसको माइनस से गुणा कर देता हूं भाई, अगर एक से जैसे ही मैं माइनस से गुणा कर देता हूं बच्चे, ये आ जाता है माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, और माइनस T1 का मान क्या होगा, माइनस का M1, तो M1 तो यहां से आ जाता है M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू जीरो, यहां से ये भी आ जाता है। देखो बच्चे क्या कह रहा है मैंने, इसको माइनस से गुणा करा तो अपने को पता है माइनस T1 क्या होगा M1, माइनस T2 M2 माइनस T3 M3, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 भी जीरो। और अगर मैं इसी को 2a से मल्टीप्लाई करूं, 2a T1 प्लस 2a T2 प्लस 2a T3, अगर इससे मैंने 2a से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अरे 2a से गुणा कर दिया, तो अब ये क्या बच्चे y1 y2 y3, अरे इसका y कोऑर्डिनेट यही होता है ना बच्चे, ये पता है ना अपने को, a T1 स्क्वायर 2a T1। तो अब देखो बच्चे यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो इसलिए यहां से ये तीन रिजल्ट हैं जो अपने को याद रह सकते हैं सीधे सीधे, कि अगर परवलय ये वाला हो, इसके तीन सहअभिलंब बिंदु हो T1 T2 T3, तो उनके लिए क्या होगा, उनके प्राचलों का योग जीरो होगा, ढालों का योग जीरो होगा और कोटियों का योग जीरो होगा। तीन सहअभिलंब बिंदु अगर इसके हैं तो उनकी ढालों का योग जीरो होगा, प्राचलों का योग जीरो होगा और कोटियों का योग जीरो होगा। तो तीन सहअभिलंब बिंदु है तो अपन इसके लिए लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए क्या लिख सकते हैं, इस वाले पैर वाले के लिए क्या लिख सकते हो आप, प्राचलों ढालों, मतलब अभिलंबों की ढाल है भाई, ये ध्यान रखें, मतलब अभिलंबों की ढाल, प्राचलों ढालों तथा कोटियों का योग शून्य, तथा कोटियों का योग शून्य। मतलब शून्य हो जाएगा, डालों का योग कोटियों का योग ये क्या हो जाएगा बच्चे, शून्य हो जाएगा अगर तीन सहअभिलंब बिंदु है किस, इस परवलय के लिए। ध्यान से सुनना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का परवलय है तो इसके लिए ढालों का योग, कोटियों का योग और प्राचलों का योग जीरो होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो बहुत ही गजब का रिजल्ट है। अब कई बार तो देखो अपने को T1 T2 T3 में रिजल्ट चाहिए होते हैं, कई बार M1 M2 M3 में चाहिए होते हैं, कई बार जैसे अभी यहाँ पे T1 T2 T3 मतलब तीन घात का समीकरण आया, ये कई बार यही रिजल्ट अपने को किस में चाहिए होते हैं बच्चे, M के टर्म्स में चाहिए होते हैं। तो या तो ये रिजल्ट ले आओ या तो ये वाले रिजल्ट ले आओ आप, और फिर T की जगह माइनस M डाल दो, जैसे T1 की जगह माइनस M1, T2 की जगह माइनस M2, T3 की जगह माइनस M3, तो वो डाल सकते। तो कुल मिला के बात ये है बच्चे, ये चीज अपन याद रख लेंगे। और अगर सहअभिलंब से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या ये प्रोसेस फॉलो करेंगे? अगर T से संबंधित आएगा तो T वाले में ये H के रख देंगे, और M से संबंधित तो इसमें सीधा सीधा अपन ऐसा भी रख सकते हैं कि इसमें K और H को रख दे, मतलब इसमें क्या कर दें, ऐसा कर ले K बराबर MH माइनस 2AM माइनस AM की। तो इसको देखो ध्यान से, AM क्यूब उधर ले जाके प्लस 2A माइनस H इंटू M प्लस K इक्वल टू 0। तो यहां से इस समीकरण के मूल क्या आ जाएंगे, M1 M2 M3।
तो देखो बच्चे, यहां पे मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं। अगर सहअभिलंब का क्वेश्चन आए और T1 T2 T3 की बातें कर रहा हो तो इस फॉर्मेट से कर लो, और अगर ढालों की बात कर रहा हो तो इस फॉर्मेट से कर लेना, और हमेशा प्रोसेस से करना है। अरे बावड़े क्या यार, इसको याद करके बैठे हो, क्या क्या बकवास कर रहे हो भाई? ये वाला अरे सर ये याद रख लेते हैं। हेलो हेलो गाइस, अगर ऐसी चीजें बकवास याद करने लगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे ऐसे फॉर्मूले मैथ्स में याद करने लगे तो हो सकता है पता नहीं क्या ही हो जाए। इसलिए ध्यान रखो, अगर सहअभिलंब का क्वेश्चन आता है या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, खत्म। और सभी क्वेश्चन इससे करके देखेंगे आज अपन इसी लेक्चर में। हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए बच्चे, यदि परवलय के बिंदु दिस दिस पर अभिलंब बिंदु P पर मिलते हैं तो बिंदु P से जाने वाले तीसरे अभिलंब का समीकरण तथा संपर्क बिंदु ज्ञात करें। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे, कि इसको 3 बार पढ़ो कि इससे क्या रिलेशन है, उस पीछे वाले का क्या रिलेशन है। तो इसने बोला है कि इस एक तो बिंदु लिया 1,2 1,2 लिया, और एक लिया 9,-6 9,-6। यहां पे 2 अभिलंब खींचे, एक तो ऐसा अभिलंब खींचा और एक है, तो ये बिंदु P पर मिलते हैं। ठीक है भाई, इसको बोल देते हैं A और इसको B बोल देते हैं। A पर और B पर अभिलंब खींचे, वो बिंदु P पर मिलते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं। अब क्या बोल रहा है आगे, एक P से अभिलंब खींचा, P पर मिलते हैं, बिंदु P से जाने वाले तीसरे अभिलंब, तो P से एक तीसरा अभिलंब भी जा रहा है जनाब, P से एक तीसरा अभिलंब भी जा रहा है, तो इसका समीकरण चाहिए अपने को, इसका समीकरण चाहिए। तो इस वाले अभिलंब का अपने को समीकरण चाहिए, तो कैसे लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, तो ये है सबसे बेस्ट। तो बच्चे कि इसका मान लो x3y3 है ये बिंदु, है ना, C बिंदु आ गया अपने पास, x3y3 है ये A1। तो इस वाले अगर y² = 4ax का परवलय है, तो बच्चे इस वाले परवलय के लिए अभी कोई चीज अपन ने ध्यान से देखी है। देखो इसने बोला 1 अभिलंब, 2 अभिलंब, 3 अभिलंब, और ये एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, मतलब ये तीनों सहअभिलंब बिंदु है, सहअभिलंब बिंदु है, और ये वाला परवलय है, तो कोटियों का योग 0। तो अपन क्या करेंगे, देखो कोटियों का योग 0 आया था ना, अरे अभी भी तो निकाला था बच्चे, y1 + y2 + y3 = 0, यही निकाला था ना कोटियों का योग। तो बताओ इसका y निर्देशांक बताए, इसका निर्देशांक इसका आ जाएगा क्या, कैसे, इसका y1 है 2 प्लस इसका y2 है -6 प्लस इसका y3 है कितना, y3 तो निकालना है, तो y3 का मान कितना आ जाएगा 4। तो अपने पास ये बिंदु का निर्देशांक आ गया बच्चे। तो अब इस वाले का समीकरण कैसे लाएं, तो अगर समीकरण लाना है अभिलंब का, तो इसको क्या कर देते हैं, T1², A का वैल्यू तो 1 है, तो T1² 2T1 मतलब T3² 2T3। तो बताओ बच्चे इसका y कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसको अपन क्या किसके लिखते हैं, 2a T3, तो T3 का वैल्यू कितना आ गया। हाँ ध्यान से, हो सकता है यहां गड़बड़ हो रही हो आपके, पक्का पॉसिबल है यहाँ पे, तो इसलिए y इसका योग करा तो y3 आ गया, y3 आते ही मैं T3 लाने की सोचूंगा, T3 का मान कितना आ जाएगा, 2T3 = 4, तो T3 का मान कितना आ जाएगा 2। अब T3 का मान 2 आते ही मेरे पास दोनों चीज आ जाएंगे, एक तो अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब तो y बराबर -T3 मतलब माइनस, अरे यही होता नहीं यार इसका अभिलंब, y = mx - 2am - am3, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो अब बच्चों अगर t के टर्म्स में लाना है तो y = -tx + 2at + at3। तो बच्चे a का वैल्यू तो है 1, इसमें a का वैल्यू तो है 1, और T3 ये वाला t का मान है, और ये इसमें रख दो, तो y बराबर T3 का मान यहाँ -2x + 2at, a का मान 1 है और t तो ये +4 और +at3, a का वैल्यू 1, t3 का वैल्यू 8, तो ये आ जाएगा y बराबर -2x + 12। क्या बच्चे पता चला, तो ये सीधा तीसरे अभिलंब का समीकरण ले आए। हाँ अब अगर प्राचलिक बिंदु चाहिए, ये बिंदु तो, अरे ये बिंदु भी चाहिए ना, संपर्क बिंदु, तो T3 का मान यहाँ डाल दो, T3 का मान 2 डालोगे तो 4,4, तो ये बिंदु दिया।
हाँ, आप ऐसे भी बहुत से तरीकों से कर सकते थे, तीनों की ढालों का योग 0, तीनों के प्राचलों का योग 0। पर अगर आप ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप ये वाला लगाएंगे तो सबसे जल्दी आएगा, सीधा y आ जाएगा, y आते ही t3 आ जाएगा, t3 आते ही देखो पॉइंट आ जाएगा, और ये अभिलंब भी आ जाएगा, ये अभिलंब भी आ जाएगा। तो दोनों चीजें सीधी सीधी ही आ जाएगी। हाँ, ये हो सकता था आप ये इसके बाद में y कोऑर्डिनेट आ गया तो उसका x कोऑर्डिनेट इसको इसमें डाल के ले आओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से ध्यान से और अच्छे से करिए बच्चे। हाँ, तो आगे चलते हैं। बिंदु n का बिंदुपथ ज्ञात करें जहां से परवलय पर बनाए गए 3 अभिलंब में से 2 लंबवत है, एक्स अक्ष के साथ समपूरक कोण बनाते हैं। तो ये अपन टी वाले से ही लाने की कोशिश करते हैं। वैसे m का क्वेश्चन है, मतलब देखो लंबवत है, मतलब m1 m2 -1, पर अपन वो भी कर लेंगे। क्लियर है क्या? या m वाले से बताऊं? चलो m वाले से बता देता हूं। तो m वाले से बता देते हैं। तो इसका अभिलंब लिखो। देखो 3 बिंदु n का बिंदुपथ ज्ञात करें जहां से परवलय पर बनाए गए 3 अभिलंब, 3 अभिलंबों की बात हो रही है, मतलब ये सअभिलंब बिंदु वाली जैसा ही चीजें हैं। तो इस वाले परवलय पर किसी बिंदु n से 3 अभिलंब बनाए जा रहे हैं। ठीक है क्या? 3 अभिलंब बनाए जा रहे हैं और n का बिंदुपथ निकालने की सोच रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे y बराबर mx - 2am - am³। ठीक है क्या बच्चा? किस बिंदु से जा रहे हैं? इस बिंदु से, इसको डाल दो यहां। तो k बराबर mx - 2am - am³। ठीक है बच्चे? थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, am³ प्लस 2a - h इंटू m प्लस k बराबर 0। इसके 3 रूट होंगे। ये 3 ढाले हैं, 3 ढाले हैं। ये क्या? m के 3 मान होंगे ना बच्चे, 1 2 3। अरे भाई 3 अभिलंब है तो m के 3 मान होंगे। हाँ, तो 3 मान होंगे। अब इसने क्या बोला? पहले क्वेश्चन में क्या बोला इसने? पहले में बोला 2 लंबवत है। तो पहले में इसने क्या बोला है कि इनमें से जो 3 अभिलंब आएंगे उनमें से 2 लंबवत हैं। तो इसका मतलब इसने दिया है अपने को m1 m2। मान लो पहला दूसरा लंबवत है, तो m1 m2 इसने -1 दिया। इसने m1 m2 अपने को कितना दिया? -1। ये क्वेश्चन तो लंबवत है। अब अपन किसका यूज करें? अब m1 इंटू m2 दिया है तो अपन यहां से क्या निकाल लेते हैं? m1 m2 m3 मूलों का गुणा निकाल लेते हैं इस समीकरण से। मूलों का गुणा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चे -k/a। देखिए इस समीकरण के मूलों का गुणा लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण ध्यान से देखा है ना? नहीं तो बच्चे नहीं समझ में आएगा। द्विघात ध्यान से देखो, मूलों का गुणा माइनस, अरे अभी भी समझाया था लास्ट में। हाँ, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा माइनस का दिस बाई दिस। अब यहां से यहां पे वैल्यू पुट कर दो। तो m1 m2 का यहां से यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, -1 इंटू m3 इज इक्वल टू -k/a। तो m3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? m3 का वैल्यू आ जाएगा k/a। अब करें तो करें क्या भाई? बिंदुपथ कैसे लाएं? मतलब यहां से अपन ने ये दिया था और ये यहां से निकाल के जब करा तो m3 का मान क्या गया, तो अब क्वेश्चन का आंसर कैसे लाएं? तो m3 का मान मेरे पास क्या आ गया? मतलब इस समीकरण का एक मूल k/a आ गया इस समीकरण का। तो अपने को बिंदुपथ चाहिए तो एक प्रतिबंध चाहिए होता है, मतलब h और k में कोई संबंध लाने के लिए। तो बच्चे ध्यान से देखो, यहां m3 मतलब इस समीकरण का एक मूल ही आगे गया तो ये इसको संतुष्ट करेगा, मतलब ये वाला मूल इसको संतुष्ट करा दो। अरे भाई ये इसका एक मूल है ना यार, ये इसको संतुष्ट करेगा। तो बताओ a इंटू k/a का होल क्यूब प्लस 2a - h इंटू m k/a प्लस k बराबर 0। तो ये आ गया। इसको a स्क्वायर से गुणा कर देना, a स्क्वायर से एक k से कट जाएगा, a स्क्वायर से गुणा कर देना तो ये k³ प्लस 2a - h इंटू a स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं तो एक k आ जाएगा यहाँ पे प्लस a स्क्वायर k। अब इसका बिंदुपथ चाहिए तो क्या करोगे? y³ प्लस 2a - x इंटू ay प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा। तो कुल मिला के अगर लंबवत है तो कैसे हुआ ये लगाया, इसके बाद में m3 आया, इसको उसमें डाल दिया क्योंकि ये इस समीकरण का मूल था तो इसको संतुष्ट करेगा, तो आराम से आंसर आ जाएगा। अब अपन करते हैं सेकंड पार्ट इसका।
सेकंड पार्ट में क्या बोला बच्चे इसने, एक्स एक्स के साथ समपूरक कोण बनाए, तीन अभिलंबों में से दो एक्स एक्स के साथ समपूरक। समपूरक क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, समपूरक। पूरक कोण क्या होते हैं, याद है ना, पूरक पूरक है, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको पूरक बोलते हैं। समपूरक दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, याद है ना, हाँ बिल्कुल। तो समपूरक मतलब θ1 प्लस θ2 180 डिग्री। अब इसका यूज करें तो करें कैसे, तो इसका यूज करना है तो ढाल के रूप में ही यूज होगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें इसको उधर ले जाओ और tan थीटा ले लो, मतलब एक को दूसरी तरफ ले जाओ और फिर tan थीटा लगा दो। तो tan थीटा लगाओगे दोनों तरफ तो ये tan θ1 इक्वल टू tan 180 माइनस θ1 θ2 है ना। अब ये तो आ गया, ये क्या आ जाएगा बच्चे, tan θ1 और इसका मान माइनस tan θ2, याद होगा त्रिकोणमिति से, हाँ तो ये आ जाएगा बच्चे m1 और ये आ जाएगा माइनस का m2। तो m1 प्लस m2 0 है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे दो ढालों का योग 0 दे दिया। मतलब इसने कोण का यूज करा था तो अपन ने क्या करा, टेन ले लिया ताकि वहां से क्या आ जाए, ढालों के बात में, ढालों के बारे में बातें आ जाए। हाँ देखो ध्यान से, कोण की बात करता है तो यार कोण में तो कुछ नहीं होता ना, तो कोण में कुछ नहीं होता इसलिए वहां पे tan थीटा लगा दो, सो दैट किस में बदल जाए, वो ढालों में बदल जाए, चीजें ढालों में बदल जाए। और ऐसा पहले भी आ चुका है, शायद समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सेकंड में कंडीशन है m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, m1 प्लस m2 0 है। और यहां से अपन जानते हैं, यहां से अपन जानते हैं कि इसके मूलों का योग, देखो दो का योग है तो अपन ये भी जानते हैं कि तीनों का योग कितना होता है, तीनों का योग कितना होता है 0। तो जब इसको यूज करोगे, इसको 0 रखोगे, 0 प्लस m3 इक्वल टू 0, तो m3 का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 0। तो अब प्रतिबंध कैसे आएगा या बिंदुपद कैसे आएगा, तो इसमें ये इसका मूल है, ये इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, करवा दो इसको संतुष्ट। अरे m3 का मान आ गया, m3 इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करवा दो। तो वैल्यू डाल दो बच्चे, क्या आ जाएगा 0 0, तो 0 प्लस k बराबर 0। तो अब बिंदुपद चाहिए तो k की जगह y डाल दो, y बराबर 0। तो ये आपसे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो ऐसे अपन यूज करते हैं, m1 प्लस m2 0 दिया था तो इसलिए मैंने ये वाला, इस समीकरण के तीनों मूलों का योग 0 है उसको यूज करा, m3 का मान आया, इसको संतुष्ट करा दिया वापस। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एक ध्यान से करेंगे, हाँ ठीक है। इसी का तीसरा पार्ट, एक्स अक्ष से समान झुके हुए, एक्स अक्ष से समान झुके हुए, मतलब दो अभिलंब ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस से समान झुके हुए हैं। तो फिर क्या करोगे, तो वही बात कि सब सीधा सीधा देखो, यहां तक तो आ ही जाएगा, ये समीकरण लिख दो सीधा सीधा, am³ प्लस 2a माइनस एच एम प्लस के इक्वल टू 0। इसके तीन मूल है m1 m2 m3, ठीक है ठीक है। तो इस बार बोला है एक्स एक्स से समान झुके हुए। अब इसका क्या मतलब होगा, एक्स एक्स से समान झुके हुए, तो समान झुके होने का क्या मतलब होगा आपके लिए, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये होगा, देखो समान झुके हुए हैं, इसका मतलब है अगर एक अभिलंब इधर की तरफ थीटा कोण बनाता है तो दूसरा अभिलंब इधर की तरफ थीटा कोण बनाएगा, ये मतलब होता है समान झुके, कि एक कोण ऊपर, एक अभिलंब ऊपर की ओर थीटा कोण बनाता है तो दूसरा अभिलंब नीचे की ओर थीटा कोण बनाता है। तो ध्यान से देखना, ये झुके हुए हैं, समान झुके हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक कोण, एक अभिलंब एक्स अक्ष से ऊपर की ओर थीटा कोण बनाता है तो दूसरा अभिलंब नीचे की ओर क्या बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो इसका मतलब इसकी ढाल, अगर इसकी ढाल लिखो तो m1 बराबर tan थीटा आएगा। और अब पता है इसकी ढाल कितना आएगा, अरे नीचे की ओर बना रहा है तो इसका m2 जो ढाल आएगा वो tan थीटा पर वो माइनस, तो मतलब माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो इस बार भी क्या आया बच्चे,
इस बार भी कंडीशन क्या आया, एक ऊपर की तरफ थीटा एक नीचे की तरफ थीटा, तो कंडीशन क्या आ गया, कंडीशन आ गया m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। ये तो पिछले वाला ही कंडीशन आ गया m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे भी इस बार भी क्या दिया है कि m1 प्लस m2 0 दिया। तो इस समीकरण से m1 प्लस m2 प्लस m3, इस समीकरण के तीनों मूलों का योग 0 है और अपने पास कंडीशन ही आया, तो इसका वैल्यू 0 पुट करो, 0 तो m3 बराबर 0, तो अपने पास आया m3 का मान 0, मतलब इस वाली समीकरण का जो एक मूल m3 था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब ये मूल अगर इस समीकरण का था तो इसको संतुष्ट करेगा कौन, ये, तो इसमें संतुष्ट करा दो m3 0 प्लस 0 प्लस k इक्वल टू 0, तो क्या आ गया बच्चे, y बराबर। क्या बात क्लियर है, क्या बात, कुल मिला के कंडीशन ये कुछ भी दे सकता है, पर ये चीजें आपको लगानी कब है, जब आपको ये पता चल जाए कि एक बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब जा रहे हैं, तब ऐसा प्रोसेस फॉलो आपको कर लेना है जो अपन ने सह अभिलंब बिंदु के लिए किया था। क्या बात क्लियर है, पक्का। तो अब आते हैं परवलय पर बिंदु एन से खींचे गए, अब ये दूसरा परवलय, तो इस पे क्या होगा, तो बस बच्चे आप तो प्रोसेस को फॉलो करो, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। इसने बोला है परवलय पर बिंदु एन से खींचे गए अभिलंबों की ढाल समांतर श्रेणी में है, तो एन का बिंदु पर, अब ये भी कोई परवलय होगा, कैसा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता डायग्राम। एक बिंदु एन से इस पे खींचे गए अभिलंबों, 3 अभिलंब खींच दिए, इस पे 3 अभिलंब खींच दिए। अब इनके क्या बोला, तो ये एबीसी 3 बिंदु आ जाएंगे भाई, तो एक बिंदु से 3 अभिलंब खींचे, तो ढाल, अभिलंबों की ढाल क्या है, समांतर श्रेणी में, तो ढाल की बात कर रहा है, तो इसलिए पहले सबसे पहले तो इसका मैं अभिलंब लिखूंगा किस फॉर्मेट में, ढाल रूप में, y बराबर mx प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर। देखो बच्चे ये सीधा आपको याद होना चाहिए, मूल मंत्र यहां पे यही है कि समीकरण, अभिलंब का समीकरण ढाल रूप में आपको याद होना चाहिए, याद है बा। तो अब इस बिंदु को इसको संतुष्ट करा देते हैं, तो k बराबर mh प्लस 2a प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, एम स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो के एम स्क्वायर प्लस इक्वल टू एम क्यूब एच प्लस 2a एम स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। थोड़ा इसको अच्छे से सजा लेते हैं, थोड़ा अच्छे से सजा लेते हैं, तो सजाएंगे तो एम क्यूब एच प्लस 2a माइनस के इंटू एम स्क्वायर, ठीक है बच्चे, और प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया इस समीकरण के 3 मूल m1 m2 m3, ये आएंगे 3 मूल m1 m2 m3 आ गए हैं। तो बस अब बच्चे बात क्लियर होगा, अब यहां से आपको जो भी कंडीशंस लगानी है इस समीकरण के हिसाब से लगाइए, आप समीकरण के हिसाब से लगाइए। एक तो देखिए इसने बोला ढाल समांतर श्रेणी में, मतलब m1 m2 m3 किसमें है, एपी में। तो एपी के लिए देखो 3 संख्याएं एबीसी एपी में होता है, तो क्या कंडीशन होता है, बीच वाले का दुगुना, 2b बराबर a प्लस सी, तो यहां पे भी वही होगा 2m3 2m2 बीच वाला बराबर m1 प्लस m3। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। तो यहां पे भी आप देखोगे तो 2 ढालों का योग मिल रहा है मेरे को, तो इसलिए मैं यहां से क्या निकालूंगा, यहां से मैं m1 प्लस m2 प्लस m3 निकालूंगा, ठीक है, यहाँ से m1 प्लस m2 प्लस m3 निकालूंगा, जो कि कितना आएगा, माइनस का b बाई ए, मतलब माइनस का 2a माइनस के अपॉन ए का वैल्यू h। और अब अगर इस इक्वेशन को आपको यूज करना, एक तरीका तो ये है m1 प्लस m3 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, और थोड़ा और अच्छे से यूज करें तो दोनों तरफ m2 जोड़ दो, दोनों तरफ m2 जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगी बच्चे, m1 प्लस m2 प्लस m3। देखिए बच्चे ये भी एक अच्छा तरीका है यूज करने का, दोनों तरफ इसमें m2 जोड़ दो, तो सीधा सीधा यहां से किसका मान आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 का, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ गया 3m2 इक्वल टू माइनस, तो इसको थोड़ा और अच्छे कर लें तो k माइनस 2a बाई एच। तो यहां से m2 का वैल्यू कितना आ गया, m2 का वैल्यू कितना आ गया, k माइनस 2a अपॉन 3h। क्या ये बात समझ में आती, देखो बच्चे ध्यान से देखना, यहां से मैंने m1 प्लस m2 प्लस m3 ये आया,
अब मैंने फिर यहां से सीधा ही m1 प्लस m2 प्लस m3 का मान 3m2 निकाल, दोनों तरफ m2 जोड़ के। तो ये बेस्ट वे होता है यूज करने का। हाँ, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे, m1 प्लस m2 का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देते तो भी यही आता, पर इससे भी आप कर सकते हो, तो अच्छे वैसे ही करो। तो अब आ गया बच्चे इस इक्वेशन का एक रूट, क्या ये m2 इस इक्वेशन का एक रूट ही तो है बच्चे, अरे m2 इस इक्वेशन का एक रूट ही तो है, ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई कराओगे तो देखो बच्चे क्या आ रहा है, वो वाला रूट इसमें सेटिस्फाई करा दो, क्या आएगा, m2 इस समीकरण बोला है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, तो कराइए, m की जगह वो मान रख दो, k माइनस 2a अपॉन 3h का होल क्यूब इंटू h प्लस 2a माइनस k इंटू k माइनस 2a का होल बाई 3h का होल स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको देखो किससे गुणा कर दो, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए 9h स्क्वायर से गुणा कर दो, एक h तो एक h घट जाएगा, 9h स्क्वायर नहीं 27h स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, 27h स्क्वायर से गुणा कर दो बच्चे इसको 27h स्क्वायर से, सो दैट थोड़ा सा अच्छा आ जाए, क्योंकि एक h तो एक h तो यहाँ कट जाएगा, इसलिए h तो ये आ जाएगा k माइनस 2a का होल क्यूब प्लस यहां पे कितना आ जाएगा, देखो 9h स्क्वायर तो कट जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ दिखेगा आपको, माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये k माइनस 2a का होल क्यूब, ठीक है क्या, और 3h आएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेते ही ये होल क्यूब बन जाएगा और उससे कट कटा के ये बचेगा, प्लस 27a इंटू एच स्क्वायर, 27a इंटू एच ये आएगा। तो अब इसमें अगर आप थोड़ा और अच्छा चाहते हो तो बच्चे इसको कंबाइन कर सकते हो, और k की जगह तो देखिए बच्चे ये आ जाएगा आपका k माइनस 2h कॉमन ले लो, तो k की जगह रख रहा हूं मैं y माइनस 2a कॉमन इंटू बचा क्या 1 माइनस 3x है ना, 3x इक्वल टू प्लस 27ay स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, मतलब आंसर कैसा भी आ सकता है, कोई उससे नहीं पड़ेगा, बाकी समझ में आ गया। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया तो y माइनस 2a कॉमन आया, और यहाँ 1 माइनस 3x प्लस 27a, तो ये आ गया आराम से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये वाला परवलय भी आता है तो भी अपने को तो क्या लगाना है, बच्चे, सीधा सीधा क्या लगाना है, प्रोसेस लगाना है। कि ढाल रूप में लिखा, फिर जो भी दिया गया था ये समीकरण आ गया, उसके बाद तो सब सेम ही प्रोसेस है बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आना चाहिए। हाँ, एक जरूर याद रखना, जैसे उस वाले परवलय के लिए इस वाले परवलय के लिए क्या था, कोटियों का योग 0 था क्या, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 का योग 0 था क्या, इसमें क्या था, इस वाले के लिए था y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। तो बच्चे इस वाले परवलय के लिए ये था, तो मुझे क्या आप ये बता सकते हो कि इस वाले परवलय के लिए क्या होगा, भाई इस परवलय और इस परवलय में क्या x और y तो चेंज हुआ है, तो इस वाले परवलय के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। ये रिजल्ट कई बार आपके यूज आ सकता है। इसमें जैसे y निर्देशांकों का योग 0 था, इसमें क्या होगा, सअभिलंब बिंदु के x निर्देशांकों का योग 0, उसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। क्या बात क्लियर है, पक्का? हाँ, अरे थोड़ी अच्छी चीज है ये। बाकी देखो, इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस काम करेगा, फॉर्मूले नहीं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी आएगा, कुछ बच्चों को ये भी समझ में आएगा कि अच्छा एक और भी चीज होती है जो अपने को पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा बच्चों को, उसको बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है, और IIT में आया हुआ ही है, तो अच्छे से करते हैं, समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, तो देखिए, माना परवलय पर एक ऐसा बिंदु जो वर्त के केंद्र ऐसे न्यूनतम दूरी पे है, तो ये जो न्यूनतम दूरी पे है ये नाम आ गया ना, तो ये शायद अपन पहली बार यूज कर रहे हैं, हालांकि आगे भी यूज होगा, ये 12th का है कि अगर दो करों के बीच में, दो वक्रों के बीच में न्यूनतम दूरी किसके अलोंग आती है, उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश आती है। ये बात याद रख लो।
दो वक्रों के बीच में न्यूनतम दूरी कब आती है? उन दोनों के उभयनिष्ठ अभिलंबों के अनुदिश, उन दोनों के उभयनिष्ठ अभिलंबों के अनुदिश। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि दो वक्रों के बीच में न्यूनतम दूरी कब आती है? उनके उभयनिष्ठ अभिलंबों के अनुदिश। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, नोट लगा के लिख लो। दो वक्रों के बीच में न्यूनतम दूरी, अरे नॉट गोल्डन स्टेटमेंट हो सकता है ये। दो वक्रों के बीच में न्यूनतम दूरी कब? दोनों अभिलंबों के उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश होती है। तो अब बात करते हैं कि इसके केंद्र से न्यूनतम दूरी पे बिंदु चाहिए, तो वो बिंदु कैसे निकालेंगे? वो आएगा उन दोनों के उभयनिष्ठ अभिलंब। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ अभिलंब कैसे लिखें? मतलब एक ऐसी रेखा लिखनी है जो इसका अभिलंब हो और इसका भी अभिलंब हो। और एक गोल्डन स्टेटमेंट मेरा बहुत तरीके से लिखाया हुआ है बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपको फील होना चाहिए कि रियली में शानदार क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी आएगी, वो मैंने बोल दिया कि इस पर उभयनिष्ठ अभिलंब। अब इन दोनों का मुझे उभयनिष्ठ अभिलंब निकालने की सोचना चाहिए। तो एक ऐसा अभिलंब जो इस परवलय का भी अभिलंब हो और इसका भी अभिलंब हो, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो बच्चे, एक वर्त है बच्चे और एक परवलय। तो अपने को पता है वर्त का अभिलंब हमेशा वर्त के केंद्र से गुजरता है। ये गोल्डन स्टेटमेंट था क्या? वर्त का अभिलंब हमेशा वर्त के केंद्र से गुजरता है। तो इसलिए इसका केंद्र क्या है? 2,8। तो बच्चे बहुत सिंपल हो गया काम। मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ अभिलंब निकालना था, पर अपन जानते हैं कि वर्त का अभिलंब उसके केंद्र से गुजरता है। तो ये ऐसा हो जाएगा, वो अभिलंब लिख लो परवलय का, वो अभिलंब लिख लो परवलय का जो इसके केंद्र से गुजरे। तो अब तो काम सिंपल हो गया। अब तो काम सिंपल हो गया कि इन दोनों का उभयनिष्ठ अभिलंब चाहिए था, वर्त और परवलय का। वर्त का अभिलंब हमेशा उसके केंद्र से गुजरता है और वो उभयनिष्ठ मतलब परवलय का अभिलंब जो वर्त के केंद्र से गुजर जाए। तो बस इस परवलय का अभिलंब तो जानते हैं अपन, कैसे लिखते हैं? y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको अब एक तो कितना है? 1। तो एक का वैल्यू 1 है, तो मैं इसको कर दूं 2m माइनस m क्यूब। अब इस अभिलंब को गुजार दो इस बिंदु से, तो बताओ वो क्या होगा? 8 बराबर 2m माइनस 2m क्यूब माइनस m क्यूब। तो देखो ये तो ये कट जाएगा, 2m से 2m तो कट ही जाएगा बच्चे। 2m ये 2m से 2m तो कट ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 8 बराबर माइनस का m क्यूब। तो यहां से m का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 2। m का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2। केवल एक ही वास्तविक मान आएगा m का, यहां से वो आएगा माइनस का 2। तो m का वैल्यू -2 आ चुका है। अब अपने को क्या चाहिए? देखो ध्यान से, m का वैल्यू मतलब एक ही अभिलंब रहेगा जो इन दोनों के ये रहेगा। अब अपने को चाहिए माना परवलय के बिंदु P पर अभिलंब निकाला जो वर्त के केंद्र है, इस वर्त का केंद्र है ऐसे। ठीक है भाई, न्यूनतम दूरी। माना कि वर्त पर बिंदु Q इस प्रकार है कि वह रेखा SP को आंतरिक विभाजित करता है। तो ये क्या होगा बच्चे? इस SP को आंतरिक, वर्त का एक बिंदु जो SP को आंतरिक विभाजित करता है, तो यही बिंदु होगा क्या? अरे भाई यही बिंदु होगा ना Q। देखो ध्यान से देखो भाई, S और P इसको आंतरिक, वर्त का एक बिंदु, देखो इधर भी एक बिंदु था, तो ये तो बाह्य विभाजित करता है। तो अंत विभाजित करने वाला बिंदु क्या होगा? Q। अंत विभाजन वाला बिंदु हो गया Q। तो अब अपने को इसके बारे में निकालना है चीजें। वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल, ये सब कुछ निकालना है। SP SQ भी चाहिए। तो वर्त के बिंदु Q पर है, मतलब एक तो Q बिंदु निकालना पड़ेगा अपने को, और SQ SP चाहिए, तो मतलब ये दूरियां निकालनी पड़ेगी। तो देखो बच्चे, सबसे पहले बिंदु P निकालो आप। P कैसे निकालोगे? तो P अगर इसका वैल्यू ये है तो T बराबर -m होता है। T बराबर क्या होता है बच्चे? -m होता है। तो मतलब T का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो फिर ये बिंदु P a t² 2at। अब a का वैल्यू 1 है तो t² 2t। भाई a का वैल्यू 1 है तो t² 2t। t का मान कितना है? 2। t का मान 2 है, तो ये क्या आ जाएगा? P का बिंदु P क्या आ जाएगा? 4,4। 4,4। तो ये आ गया 4,4। अब अपन ने जो निकाल सकते हैं वो ये है बच्चे। देखो बच्चे ध्यान से देखना, ये दूरी कितनी है? ये तो वर्त की त्रिज्या है। ये वर्त की त्रिज्या कितनी है? इस वर्त की
इस वर्त की त्रिज्या r देखो बच्चे कितनी है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर तो और माइनस दिस, तो 2 है इस वर्त की त्रिज्या। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वर्त की त्रिज्या निकाल सकते हो ना बच्चे, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर तो 2 है, इस वर्त की त्रिज्या 2 है, r 2 है, तो ये दूरी तो 2 आ गई। और ये पूरी दूरी भी अपन निकाल सकते हैं, ये पूरी दूरी कितनी आ रही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ रही है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये दूरी आ रही है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये दूरी देखो 2 का स्क्वायर, अरे दूरी सूत्र लगा दो पीएस, अरे बच्चे पीएस दूरी सूत्र लगाओ तो ये आ जाएगा 4 में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 16 4 20, तो 2√5, तो 2√5 आ जाएगी, ये पूरी दूरी आ जाएगी 2√5। तो फिर ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी कितनी आएगी 2√5, 2√5 माइनस 1, 2√5 माइनस 2, अरे भाई ये 2√5 थी, ये तो 2√5 माइनस 2, तो ये दूरी अपने पास आ गई है, ये दूरी अपने पास आ गई है। अब देखते हैं, तो सबसे पहला एस क्यू, एस क्यू है बच्चे 2 अपॉन क्यू पी, तो ये तो हाँ, तो अपन ये निकालते हैं सबसे पहले, चलो ए से ही ले लेते हैं, ए से ही शुरुआत करते हैं। तो ए से अब आपको क्या लग रहा है कि ए वाला बिंदु करने के लिए अपने को इसकी बिंदु कहां पे, इसके बिंदु इस पे, इसकी ढाल चाहिए, इसकी स्पर्श रेखा की, क्यू बिंदु पे स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए, ये टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, इसकी ढाल चाहिए। तो आपको क्या चाहिए बच्चे, देखो वर्त के बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा की ढाल, तो देखो बच्चे ये अभिलंब था क्या, तो ये दोनों लंबवत होंगे या, ध्यान से देखो इस बिंदु पे, अब आपको ऐसा तो नहीं लगना चाहिए कि ये बिंदु निकाल लेता हूं फिर ढाल निकालूंगा, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हालांकि बिंदु निकाल सकते हो, पर अच्छा चीज क्या है, ये वर्त का अभिलंब है और ये वर्त की स्पर्श रेखा है, तो अभिलंब और स्पर्श रेखा लंबवत होते हैं, इसलिए अभिलंब की ढाल थी -2, तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, स्पर्श रेखा की ढाल -1/, अभिलंब की ढाल, मतलब अभिलंब की ढाल का उल्टा करो और माइनस कर दो, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन पे आते हैं बी पे, तो पहला सही हो गया, दूसरा ऑप्शन बी, SQ/SQP, SQ देखो दिख रहा है मेरे को SQ 2, QP मेरे को दिख रहा है QP, ये रहा 2√5 माइनस 2, तो 2 से 2 काट तो 1/√5 -1 आया, पर ये तो आंसर ऐसा है क्या, ये है, तो आप बोलोगे नहीं, पर देखो बच्चे इसको रेशनलाइजेशन कर दो, इसका परमेयीकरण जानते हो ना, परमेयीकरण जानते हो ना बच्चों, परमेयीकरण, तो इसलिए ये √5 + 1 देखो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। अब क्या चाहिए, सी पार्ट में क्या चाहिए इसको, परवलय के बिंदु P पर अभिलंब का, परवलय के बिंदु P पर अभिलंब का x अंतखंड, परवलय के बिंदु P पर अभिलंब, ये P पर अभिलंब, तो अभिलंब का x अंतखंड चाहिए, तो पहले तो अभिलंब का समीकरण निकालते हैं, तो अभिलंब का समीकरण कैसे आएगा बच्चे, अभिलंब का समीकरण ये रहा बच्चे, अरे ये ना अभिलंब, तो इसमें m का वैल्यू कितना डाल देते हैं -2, तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब क्या आ जाएगा, देखो अभिलंब आ जाएगा y बराबर -2x, y बराबर -2x, देखो भाई m की जगह -2 डाल दो, -2x, और यहाँ पे m की जगह -2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा +4, और ये कितना हो जाएगा +8, तो +12 होगा क्या, देखो बच्चे m का मान -2 डालो तो -2x प्लस ये 4 और ये +8, 4 8 12, तो इसका x अंतखंड निकालना है, अगर आपको x अंतखंड चाहिए तो क्या करते हो, y का मान 0 डाल देते हो, तो इसमें y का मान 0 डालो, y का मान 0 डालो और x का मान 6 आ गएगा, x का मान 6, तो x अंतखंड 6 बिल्कुल सही है। और SP कितना है, S से P तक 2√5, ये भी बिल्कुल सही है। अरे ये क्या क्वेश्चन है, सबके सभी आंसर सही है, तो बिल्कुल बच्चे ये होते हैं IIT एडवांस वाले मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, जिनके सभी आंसर भी सही हो सकते हैं। तो अब देखो दो चीजों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है,
एक तो स्टेटमेंट ठीक है, एक हो सकता है आपको ये निकालने में दिक्कत आई हो कि दो वक्रों का उभयनिष्ठ अभिलंब कैसे निकालते हैं। अगर आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या अभिलंब निकालने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो के कमेंट करो। अगर आप चाहिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना सीखना है तो जितने कमेंट करेंगे तो वो वीडियो में लाऊंगा बिल्कुल। हाँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और फिर तो वो अगर आपको दिक्कत आई है कि उभयनिष्ठ अभिलंब कैसे निकाला तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। और बाकी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। और एक स्टेटमेंट अपने लिखा था और एक गोल्डन स्टेटमेंट पहले से, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। यदि परवलय की अभिलंब जीवा शीर्ष पर 90 डिग्री समकोण बनाती है, शीर्ष पर समकोण बनाती है तो अभिलंब जीवा की ढाल। तो परवलय की एक जीव अभिलंब है बच्चे, बेसिकली एक अभिलंब है जो परवलय के शीर्ष पर समकोण बनाती है। तो मान लेते हैं ये T1 पे अभिलंब है, ये T2 है और यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपने को पता है इसका M1 है, M1 क्या 2/T1 होता है क्या बच्चों, और इस वाले का 2/T2 होता है क्या M2। बिल्कुल। तो एक तो M1 M2 -1 दिया है तो वहां से आ जाएगा T1 T2 इक्वल टू -4। देखिए बच्चे T1 T2 इक्वल टू -4 दिख रहा है क्या, ये मान यहां डालो, ये मान यहां डालो, T1 T2 माइनस। और ये तो याद भी हो जाना चाहिए, अगर अभिलंब जीवा या कोई भी जीवा परवलय के शीर्ष पे समकोण बनाती है तो -4। क्लियर है। हाँ, इसके बाद अभिलंब जीवा है तो यहां से एक कंडीशन और आती है, T2 बराबर माइनस का T1 माइनस का 2/T1। याद है बच्चे, याद है बच्चे ये, अरे अभिलंब के लिए लिखा था लास्ट क्लास में। हाँ बिल्कुल, T2 बराबर -T1 माइनस 2/T1। तो ये भी याद है। अपने को निकालनी क्या है, अभिलंब जीवा की ढाल। तो ढाल क्या होती है बच्ची, अभिलंब जीवा की ढाल क्या होती है, माइनस का T1 क्या, अरे अभिलंब के ढाल ही तो चाहिए, इस अभिलंब की ढाल ही तो चाहिए। अभिलंब की ढाल या इस अभिलंब की ढाल तो वो -T1 होती है। मतलब अपने को किसका मान लाना है, मतलब अपने को किसका मान लाना है, T1 का। तो इन दो समीकरणों से क्या बच्चे आप T1 का मान ला सकते हो। बिल्कुल सर, कैसे, यहां से निकाल लो ना, T2 बराबर माइनस का 4/T1। तो ये मान इसमें पुट कर दो, तो माइनस का 4/T1 इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। तो ये माइनस तो सब जगह से प्लस हो जाएंगे, माइनस तो सब जगह से प्लस हो जाएंगे, फिर ये बचेगा 2/T1 इक्वल टू T1। तो T1 का मान कितना आ जाएगा, T1 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो T1 का मान कितना आ जाएगा, T1 बराबर ±√2। तो ये ढाल कितनी आ जाएगी, ये भी ±। क्या ये बात समझ पाए। तो बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन था अभिलंब की प्रॉपर्टीज पे बेस, कि अभिलंब जीवा समकोण बनाती है तो उसकी ढाल। तो ढाल पता ही थी, अरे अभिलंब की ढाल -T1 होती है ना यार। अरे अभिलंब जीवा की ढाल या अभिलंब की ढाल m बराबर -T1। अरे सर हमारे दिमाग में यार है कि सर आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे। अरे बच्चे सेम ही बात है, इससे निकाल लो यार, सेम ही बात आएगा, यहाँ से एकदम सेम ही बात आएगा। देखो T1 + T2 ये रखोगे तो वही आ जाए। तो इसलिए अभिलंब जीवा की ढाल -T1, मतलब T1 का मान निकालना था। क्या क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे वाला, परवलय दिश पर बिंदु ज्ञात करें, परवलय दिश पर बिंदु ज्ञात करें जहां अभिलंब अक्ष से 30 डिग्री पे झुके हुए। अब ये झुके हुए हैं, एक तो होता है बच्चे उनका मतलब इंक्लिन, जो क्या होता है, एक तो होता है वो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री कोण बनाए जिसका अपन ढाल निकालते हैं, मतलब झुकाव कोण है ना। तो वो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक होता है झुके हुए हैं, तो इसका मतलब है वो अभिलंब इस एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री ऐसे भी झुका हो सकता है और वो ऐसा भी झुका हो सकता है। मतलब झुके हुए हैं इसका मतलब या तो इधर तो इधर, ध्यान रखना है, या तो इधर या तो इधर। तो इस वाले अभिलंब का ढाल कितना हो गया, इस वाले अभिलंब का ढाल कितना हो गया, tan 30 डिग्री, जो कि हो गया 1/√3। और इस वाले अभिलंब का ढाल कितना हो गया, माइनस का tan 30 डिग्री, भाई माइनस का tan -1/2। क्या ये बात क्लियर है। अब मेरे को क्या चाहिए, परवलय पर वो बिंदु चाहिए, मतलब बिंदु। अभिलंब की ढाल दे दी आपको, अभिलंब की ढाल दे दी गई है, और अब परवलय को ये इतनी ढाल वाला अभिलंब कहां पर मिलेगा, क्या चाहिए आपको। देखो बच्चे, इसने बोला
जहां अभिलंब एक्स अक्ष से 30 डिग्री पे झुके हुए हैं, मतलब अभिलंब 30 डिग्री झुके हुए हैं, वहां से मैं ढाल निकाल ली। तो परवलय के अभिलंब का ढाल आपको दिया गया है। अब आपको चाहिए क्या उसका, कि वो बिंदु बताओ जहां पे ये विलंब खींचा गया था। मतलब ये कौन से बिंदु, संपर्क बिंदु की बात कर रहे हैं क्या? संपर्क बिंदु की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ा। तो वो तो AT² P बराबर AT² 280 से निकालते हैं, और अपने को पता है जहां T बराबर क्या होता है बच्चे, -m। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, यही होता है बच्चे। तो देखो जब पहला वाला में जब m का मान, जब अपन m का मान लेंगे माइनस का 1/√3, जब m का मान पहला लेंगे प्लस का 1/√3, तो यहाँ t का मान क्या हो जाएगा, t का मान -1/√3। तो उस टाइम ये बिंदु p क्या आ जाएगा बच्चे, a इंटू T² मतलब 1/3 कॉमा 2a और t का मान -1/√3। तो पहला बिंदु तो क्या आ गया बच्चे, p बराबर a/3 कॉमा -2a/√3। और दूसरा बिंदु जब m का मान आप लोगे माइनस का 1/√3, तब क्या हो सकता है, t का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक, तो इस टाइम बिंदु क्या आ जाएगा, p a/3 आएगा और यहाँ 2a/√3। तो देखो बच्चे ये दो आंसर हो सकते हैं। अब हो सकता है आपकी एग्जाम ऐसा है जैसे जेईई मेंस है, जिसमें एक ही एग्जाम में आंसर अपने को दिखना है, तो वो सबसे सही आंसर कौन सा होगा फिर, अरे अपनी एग्जाम एक ही आंसर चूज करना है तो फिर वो ये हो जाएगा, मतलब फिर अपन 30 डिग्री ये ऊपर वाला ही लेना, ठीक है। अगर एक ही आंसर देना है तो ये, अदरवाइज दोनों आंसर माने जाएंगे यहाँ पे। क्या बात क्लियर है, पक्का? तो आज जो अपन ने देखा है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाओगे बच्चे। और ये आपकी डीपीपी है, अच्छे से सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आए तो मंडे को 8:15 बजे लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसे वीडियो चाहिए बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, और एक चीज जो अपन आराम से कर सकते हैं वो है कमेंट करेंगे। बिल्कुल कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू।